क्या दोस्तों आपको पता है मिशन वात्सल्य नामक कार्यक्रम किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? नई शिक्षा नीति लागू करने वाला भारत देश का दूसरा राज्य कौन बना? प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 29 अगस्त 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट है यह वीडियो, आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी GK 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उससे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और आप हमारे क्वेश्चन की PDF फाइल पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक रख दी है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलिए बिना वक्त गंवाए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? प्रति वर्ष नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है 29 अगस्त को, यानी कि आज ही यह नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जा रहा है। हमारा सही आंसर है 29 अगस्त। इमेज में आप देख सकते हैं नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को क्यों मनाया जाता है, वो भी तो एक क्वेश्चन बन सकता है। हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के दिन यह राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो हमें याद आ गया कि यह दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि मेजर ध्यानचंद जी की जन्म जयंती है 29 अगस्त को। और मेजर ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर के नाम से भी जाना जाता है। और उनके जन्मदिन यानी कि 29 अगस्त को हर वर्ष भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसी दिन उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रपति भवन में भारत के राष्ट्रपति यानी कि रामनाथ कोविंद जी खेलों में विशेष योगदान देने के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों से सम्मानित करते हैं, जिसमें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कारों के अलावा तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार और अर्जुन पुरस्कार प्रमुख है। और दोस्तों यहाँ जिक्र किया गया है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, हमारा भारत देश का खेल क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार, जिसका हाल ही में नाम बदलकर कर दिया गया है द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ओके दोस्तों, यह करंट अफेयर में बात थी, वो मैंने आपको बताई थी। और इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, किस देश के खगोलविदों ने निकटवर्ती ब्रह्मांड में 3 महाविशाल ब्लैक होल के विलय की दुर्लभ घटना का पता लगाया है? हाल ही में हमारे भारत देश के खगोलविदों ने यह निकटवर्ती ब्रह्मांड में 3 महाविशाल ब्लैक होल के विलय की दुर्लभ घटना का पता लगाया, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है भारत देश। भारतीय खगोलविदों ने हमारे निकटवर्ती ब्रह्मांड में 3 ऐसे महाविशाल ब्लैक होल के विलय की दुर्लभ घटना का पता लगाया है, जिससे एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस का निर्माण होता है। तो यहाँ एक कंफ्यूजन वाला शब्द आ गया, एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस, इसका अर्थ क्या होता है? तो ये देखो, किसी महाविशाल ब्लैक होल पर आसपास की धूल और गैस गिरती है तो वह उसका कुछ द्रव्यमान निगल लेता है, लेकिन इसमें से कुछ द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित होकर विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में उत्सर्जित होता है, और जिससे ब्लैक होल बहुत चमकदार दिखाई पड़ता है, और इन्हें एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस कहा जाता है। क्लियर? ओके। खगोलविद NGC 7733 और NGC 7734 की जोड़ी की परस्पर अंतर क्रिया का अध्ययन कर रहे थे। इस दौरान NGC 7734 के केंद्र से असामान्य उत्सर्जन और NGC 7733 की उत्तरी भुजा से एक बड़े चमकीले झुरमुट का पता लगा, और इसका नाम NGC 7733N रखा गया। तीसरा क्वेश्चन, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन बना? हमारा भारत देश का दूसरा राज्य जिन्होंने यह नई शिक्षा नीति लागू की है, राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। और हमारा भारत देश का पहला ऐसा राज्य जिन्होंने नई शिक्षा नीति को लागू किया, कौन? कर्नाटक।
और दूसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश कर्नाटक के बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला दूसरा राज्य हो गया है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यपाल मंगू भाई पटेल की उपस्थिति में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने की घोषणा की है। तो यह भी याद रख लो कि मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के हाल ही में नए राज्यपाल कौन बने हैं? मंगू भाई पटेल, जो गुजरात से है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की बात करें, यह नीति भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का प्रस्ताव करती है और वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात यानी कि ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो प्राप्त करने का प्रयास करती है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में मैं आपको आगे बताऊं तो यह स्कूली बच्चों को ओपन स्कूलिंग के माध्यम से 2 करोड़ ड्रॉप आउट बच्चों को मुख्य धारा में वापस लाएगा। दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत तकरीबन 2 करोड़ बच्चे हमारे भारत देश में ऐसे हैं जिन्होंने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी है, उन्हें अब फिर से मुख्य धारा में वापस लाया जाएगा। और नई शिक्षा नीति के तहत 10+2 प्रणाली को एक नई पैटर्न 5+3+3+4 पाठ्यचर्या संरचना से बदल दिया गया है। तो दोस्तों, यह पैटर्न भी याद रख लो। हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी 1986, इसमें पैटर्न थे 10+2, इनकी जगह ली है 5+3+3+4 ने। चौथा क्वेश्चन, महायोगी गुरु गोरक्षनाथ उत्तर प्रदेश राज्य आयुष विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया है? इमेज में आप देख सकते हैं इसी तरह का आयुष विश्वविद्यालय निर्मित होने जा रहा है जिसका शिलान्यास किया है हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने। नाम क्या रखा गया है? महायोगी गुरु गोरक्षनाथ उत्तर प्रदेश राज्य आयुष विश्वविद्यालय। इमेज में आपने देख लिया और इमेज में यहां पर भी देख लीजिए, राष्ट्रपति ने शिलान्यास किया है, भूमि पूजन भी किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों गोरखपुर के भटहट के पीपरी में महायोगी गुरु गोरक्षनाथ उत्तर प्रदेश राज्य आयुष विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया और इसके बाद रामनाथ कोविंद गुरु गोरखनाथ विश्वविद्यालय का लोकार्पण करने सोनबरसा भी गए। यानी कि अब उत्तर प्रदेश राज्य को 2 यूनिवर्सिटी की भेंट मिली है, एक का लोकार्पण किया गया है, एक का शिलान्यास किया गया है। और गोरखपुर की बात आई तो गोरखपुर के बारे में मैं आपको बताऊं, गोरखपुर कौशल के प्रसिद्ध राज्य का एक हिस्सा था और 6ठी सदी में 16 महाजनपदों में से एक था यह गोरखपुर। और अयोध्या में अपनी राजधानी के साथ इस क्षेत्र में सबसे पहले राजा शासक इक्ष्वाकु थे और जिन्होंने क्षत्रिय के सूर्य वंश की स्थापना की थी। किसने? इक्ष्वाकु ने सूर्य वंश की स्थापना की थी। और यह जनपद महान भगवान बुद्ध जो बौद्ध धर्म के संस्थापक है, जिन्होंने ईस्वीसन पूर्व 600 साल रोहिन नदी के तट पर अपने राजसी वेशभूषाओं को त्याग दिया और सच्चाई की खोज में निकल पड़े थे और उनसे जुड़ा है यह गोरखपुर। और गोरखपुर वायुसेना का मुख्यालय भी है जो कोबरा स्क्वाड्रन के नाम से भी जाना जाता है। क्या? गोरखपुर वायुसेना का हेडक्वार्टर है और जो कोबरा स्क्वाड्रन के नाम से जाना जाता है। 5वां क्वेश्चन, गुजरात विधानसभा के प्रतिनिधि मंडल ने किस राज्य का दौरा किया? इमेज आप देख सकते हैं गुजरात विधानसभा के प्रतिनिधि मंडल ने हाल ही में आंसर इमेज में ही छपा हुआ है। यहाँ देखिए, एक कौन है? अनसुईया उइके। अनसुईया उइके किस राज्य की राज्यपाल है? छत्तीसगढ़ की राज्यपाल है। तो हाल ही में गुजरात विधानसभा के प्रतिनिधि मंडल ने छत्तीसगढ़ का दौरा किया, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है छत्तीसगढ़। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष राजेंद्र त्रिवेदी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ प्रवास पर आए गुजरात के प्रतिनिधि मंडल ने
रायपुर में राज्यपाल अनुसुईया उइके से राजभवन में मुलाकात की। तो याद रख लो, छत्तीसगढ़ की राज्यपाल है अनुसुईया उइके और छत्तीसगढ़ की कैपिटल का नाम है रायपुर और रायपुर से तकरीबन 23 किलोमीटर की दूरी पर एक नया रायपुर भी बसाया जा रहा है जिसका नाम रखा गया है अटल नगर। और यहां हमने जिक्र किया छत्तीसगढ़ राज्य का, तो छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन कुछ सप्ताह पहले ही करंट अफेयर में था। शहरी क्षेत्र में वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? छत्तीसगढ़। और इमेज को पढ़िए, क्या लिखा है? छत्तीसगढ़ फर्स्ट स्टेट टू रिकॉग्नाइज्ड कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट। ओके। और टाइगर रिजर्व क्षेत्र के मुख्य क्षेत्र के भीतर तकरीबन 5,544 हेक्टेयर वन क्षेत्र सामुदायिक संसाधन अधिकारों को मान्यता भी दी गई है। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ की राज्यपाल है अनुसुईया उइके। छठा क्वेश्चन, 3 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2020-21 की मेजबानी कौन करेगा? 3 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2020-21 की मेजबानी हमारा भारत देश करेगा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है भारत। और यहाँ जब जलवायु परिवर्तन के बारे में बात की गई है तो इनसे जुड़ा हुआ एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 2023 में आयोजित होने वाला है। कहाँ आयोजित होगा? तो देखो, संयुक्त अरब अमीरात ने वर्ष 2023 में अबू धाबी में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन यानी कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसे शॉर्ट में UNFCCC भी कहते हैं, तो इनके COP 28 की मेजबानी करने की पेशकश भी की है संयुक्त अरब अमीरात ने। और COP 26 की बात करें, COP 26 को वर्ष 2020 में स्थगित कर दिया गया, जो नवंबर 2021 में ब्रिटेन के ग्लासगो में होगा। और यह क्वेश्चन दोस्तों कई सारे एग्जामिनेशन में पूछ लिया गया है कि COP 26 का आयोजन कहां होगा। 1 से 12 नवंबर 2021 की समयावधि के बीच यह ब्रिटेन के ग्लासगो में आयोजित होगा। और COP 25 की बात करें तो COP 25 को स्पेन के मैड्रिड में आयोजित किया गया था और COP की पहली बैठक मार्च 1995 में जर्मनी के बर्लिन में आयोजित की गई थी। तो यह भी याद रख लो कि COP की पहली बैठक कहां आयोजित की गई थी? जर्मनी के बर्लिन में। 7वां क्वेश्चन, ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों की 11वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? यह ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों की 11वीं बैठक की अध्यक्षता ही हमारे देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने की, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है नरेंद्र सिंह तोमर। और इमेज में आप देख सकते हैं नरेंद्र सिंह तोमर को। और इस होर्डिंग को पढ़िए, क्या लिखा है? 11th मीटिंग ऑफ ब्रिक्स मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, तो इसकी अध्यक्षता की है हमारे नरेंद्र सिंह तोमर जी ने। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि ब्रिक्स देश गरीबी और भूखमरी उन्मूलन के लिए 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में अग्रणी भूमिका निभाने की स्थिति में है। और उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों की 11वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह बात कही है कि जो हमारा यह ब्रिक्स देशों का समूह है वो काफी अच्छी स्थिति में है और यह गरीबी और भूखमरी के उन्मूलन में अहम योगदान दे सकता है। और इसमें भारत, ब्राजील, रूस, चीन व दक्षिण अफ्रीका के कृषि मंत्रियों ने खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए कृषि जैव विविधता को मजबूत करने हेतु ब्रिक्स साझेदारी इसी विषय पर विचार विमर्श भी किया गया है। और यहाँ जब हमने ब्रिक्स देश की बात की है तो ब्रिक्स देशों के समूह में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट वो भी याद रख लो। ब्रिक्स में दुनिया की उभरती अर्थव्यवस्था वाले प्रमुख देश शामिल है और इन देशों में दुनिया की 41% आबादी रहती है। क्या? ब्रिक्स देशों का यह 5 देशों का समूह और पूरे विश्व की तकरीबन 41% आबादी ब्रिक्स देशों में रहती है। और विश्व के सकल घरेलू उत्पाद में उनका योगदान कितने प्रतिशत है? 24% है। 8वां क्वेश्चन, सुर्खियों में रही भाविना बेन हसमुख भाई पटेल का संबंध निम्न में से किस खेल से है? सुर्खियों में रही भाविना बेन हसमुख भाई पटेल का संबंध किस खेल से है? टेबल टेनिस से है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है टेबल टेनिस। और टोक्यो पैरालंपिक में
भाविनाबेन हसमुखभाई पटेल ने पदक पक्का कर लिया है। शायद गोल्ड आएगा या तो सिल्वर आएगा, इसीलिए करंट अफेयर में आई है भाविनाबेन। तो हमारी चैनल की ओर से एक तो सैल्यूट तो बनता ही है। भाविनाबेन पटेल पैरालंपिक के इतिहास में टेबल टेनिस इवेंट के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय बन गई है और उन्होंने सेमीफाइनल में चीन की मी आओ जेंग को 3-2 से हराया और 34 वर्षीय पटेल ने दुनिया की नंबर 3 खिलाड़ी को हराया है। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए फाइनल में जगह पक्की कर ली है। और फाइनल की बात करें तो फाइनल में उनका मुकाबला दुनिया की नंबर पेडलर चीन की इंग जुओ से आज ही होने वाला है। और गुजरात के महसाना जिले के एक छोटे से दुकानदार हसमुखभाई पटेल की बेटी भाविनाबेन पटेल को मेडल का दावेदार नहीं माना जा रहा था, लेकिन अपने पहले ही पैरालंपिक में उन्होंने यादगार बना दिया है और मेडल पक्का कर लिया है। तो दोस्तों, जब तक यह करंट अफेयर आप देख रहे होंगे तो भाविनाबेन के हाथों में कौन सा मेडल आया है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नवा क्वेश्चन, किस देश की सरकार ने भुगतान के लिए क्रिप्टो करेंसी को मान्यता देने और विनियमित करने की घोषणा की? हाल ही में दोस्तों क्यूबा देश की सरकार ने भुगतान के लिए क्रिप्टो करेंसी को मान्यता देने और विनियमित करने की घोषणा की। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है क्यूबा। क्यूबा में तकनीकी रूप से जानकार समूह के बीच क्रिप्टो करेंसी की लोकप्रियता बढ़ने के बाद यह निर्णय लिया गया था, क्योंकि डॉलर का उपयोग करना कठिन हो गया था और क्यूबा क्रिप्टो करेंसी को मान्यता देने वाला दुनिया का दूसरा देश भी बन गया है। तो पहला देश कौन बना था? अल साल्वाडोर। अल साल्वाडोर ने हाल ही में क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन के उपयोग को मान्यता देने की घोषणा की थी, क्योंकि यह विदेशों में रहने वाले अपने नागरिकों से प्रेषण को प्रोत्साहित करने का एक तरीका है यह बिटकॉइन यानी कि क्रिप्टो करेंसी। और अल साल्वाडोर ने 9 जून 2021 को बिटकॉइन को कानूनी निविदा यानी कि लीगल टेंडर के रूप में अपनाने की घोषणा की और यह कदम उठाने वाला यह दुनिया का पहला देश भी बन गया था। कौन? अल साल्वाडोर। और अब हाईलाइट में आया है क्यूबा। लेकिन यह पहली क्रिप्टो करेंसी कौन सी थी? नाम है बिटकॉइन। बिटकॉइन हमारे विश्व की पहली क्रिप्टो करेंसी जो एक वर्चुअल करेंसी होती है जिसका फिजिकल कोई स्वरूप नहीं होता है। बिटकॉइन 2009 में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के रूप में जारी की गई यह पहली क्रिप्टो करेंसी है और यह पहली विकेंद्रीकृत क्रिप्टो करेंसी है। क्या? यह दुनिया की पहली विकेंद्रीकृत क्रिप्टो करेंसी है। 10वां क्वेश्चन, अफगानिस्तान को दी जाने वाली सहायता किसने रोकी? अफगानिस्तान देश को दी जाने वाली सहायता हाल ही में विश्व बैंक ने रोक दी है। इनसे पहले IMF ने भी अफगानिस्तान देश को दी जाने वाली सहायता पर रोक लगाई थी। अब विश्व बैंक ने भी रोक लगा दी है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है विश्व बैंक। विश्व बैंक ने अफगानिस्तान को दी जाने वाली सहायता राशि और करोड़ों की फंडिंग पर रोक लगा दी है और विश्व बैंक ने 2002 से अब तक वहां $5.3 बिलियन खर्च किए हैं और 27 परियोजनाएं चल रही है। पिछले हफ्ते अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने तालिबान को कई सहायता देने से मना भी कर दिया है। 11वां क्वेश्चन, बी इंटरनेट ऑसम कार्यक्रम किसने शुरू किया है? बी इंटरनेट ऑसम नामक कार्यक्रम शुरू किया है गूगल ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है गूगल। दिग्गज इंटरनेट कंपनी गूगल ने भारतीय कॉमिक बुक प्रकाशन अमर चित्र कथा के साथ साझेदारी में भारतीय बच्चों के लिए अपना वैश्विक बी इंटरनेट ऑसम कार्यक्रम लॉन्च किया है। यहाँ पर पढ़ सकते हैं बी इंटरनेट ऑसम कार्यक्रम किसने लॉन्च किया है? गूगल ने लॉन्च किया है। और गूगल ने उपयोगकर्ताओं खास तौर पर बच्चों के बीच इंटरनेट सुरक्षा बढ़ाने के अपने प्रयासों के तहत 8 भारतीय भाषाओं में इस कार्यक्रम को लॉन्च किया है। गूगल ने 8 भारतीय भाषाओं में इस कार्यक्रम को लॉन्च किया है। यहां पर पढ़ो क्या लिखा है? गूगल ने भारत में बच्चों की सुरक्षा के लिए बी इंटरनेट विस्मयकारी कार्यक्रम शुरू किया है। ओके, और इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? यह सुनिश्चित करना है कि बच्चे इंटरनेट के माध्यम से सुरक्षित रूप से सीख सके और इस कार्यक्रम के माध्यम से गूगल का लक्ष्य इंटरनेट पर कंपनी और उपयोगकर्ताओं के बीच विश्वास की नींव की स्थापना करना है। 12वां क्वेश्चन, मिशन वात्सल्य नामक कार्यक्रम किसने शुरू किया?
मिशन वात्सल्य नामक कार्यक्रम शुरू किया है महाराष्ट्र राज्य की सरकार ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है महाराष्ट्र सरकार ने यह मिशन वात्सल्य नामक कार्यक्रम शुरू किया है। तो यह क्या है? महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में उन गरीब परिवारों की महिलाओं के लिए एक विशेष मिशन शुरू किया है जिन्होंने कोविड-19 संक्रमण के कारण अपने पति को खो दिया है। और इस विशेष मिशन का उद्देश्य क्या है? ऐसी महिलाओं को एक ही छत के नीचे तमाम तरह की सेवाएं प्रदान करना है। नाम रखा गया है मिशन वात्सल्य कार्यक्रम। और मिशन वात्सल्य नामक कार्यक्रम विधवा महिलाओं, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों, गरीब पृष्ठभूमि और वंचित वर्गों से आने वाली महिलाओं के लिए डिजाइन किया गया है मिशन वात्सल्य नामक कार्यक्रम। और राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक बीते 18 महीनों में कोविड-19 के कारण 15,000 से अधिक महिलाओं ने अपने पति को खो दिया है। और इसमें से कुल 14,661 महिलाओं को जिला टास्क फोर्स द्वारा सूचीबद्ध भी किया गया है। 13वां और लास्ट क्वेश्चन, चिकनगुनिया के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? दोस्तों इसी पैटर्न के क्वेश्चन हाल ही के एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं। तो यहां हमें दोनों सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना होगा। चिकनगुनिया के संदर्भ में कौन सा कथन सही है वो हमें पूछा गया है। चिकनगुनिया एक मच्छर जनित वायरल बीमारी है, बिल्कुल सही बात। पहली बार वर्ष 1952 में घाना में इसके संक्रमण के दौरान इसकी पहचान की गई थी। यहाँ कुछ गलत है तो हमारा सही आंसर बन जाता है केवल 1 नंबर का सेंटेंस बिल्कुल सही है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है केवल 1। और यहाँ बात करें चिकनगुनिया की तो हाल ही में इंटरनेशनल वैक्सीन इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल वैक्सीन इंस्टीट्यूट ने घोषणा की है कि भारत बायोटेक के चिकनगुनिया वैक्सीन उम्मीदवार जिसका नाम रखा गया है BBV87 यानी कि BBV87 ने दूसरे और तीसरे चरण के क्लिनिकल परीक्षण में प्रवेश किया है। और वर्तमान में कोई वाणिज्यिक चिकनगुनिया टीका उपलब्ध नहीं है। बाजार में अभी तक चिकनगुनिया का कोई भी टीका बाजार में अवेलेबल नहीं है। और हाल ही में BBV87 नामक यह टीका विकसित किया जा रहा है। तो वैक्सीन के संदर्भ में बात करें, BBV87 एक निष्क्रिय वायरस वैक्सीन है जो कोवैक्सीन के समान है। और भारत बायोटेक के चिकनगुनिया वैक्सीन उम्मीदवार को इंटरनेशनल वैक्सीन इंस्टीट्यूट के साथ साझेदारी में विकसित किया गया है। किसकी साझेदारी में? इंटरनेशनल वैक्सीन इंस्टीट्यूट के साथ साझेदारी में भारत बायोटेक ने यह विकसित किया है। और चिकनगुनिया वैक्सीन का विकास संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की एक पहल है। और जो ग्लोबल चिकनगुनिया वैक्सीन क्लिनिकल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि GCCDP के हिस्से के रूप में है। और यहाँ जब हमने चिकनगुनिया की बात की तो चिकनगुनिया एक मच्छर जनित वायरल बीमारी है। यहाँ से मैंने क्वेश्चन सेट किया था। चिकनगुनिया एक मच्छर जनित वायरल बीमारी है और जिसकी पहचान पहली बार वर्ष 1952 में दक्षिणी तंजानिया में इसके संक्रमण के दौरान हुई थी। तो यह भी याद रख लो 1952 में दक्षिण तंजानिया में यह चिकनगुनिया की पहली बार पहचान की गई थी। और यह संक्रमित मच्छर के काटने से लोगों में फैलता है चिकनगुनिया। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, सहकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर किसको नियुक्त किया गया है? हाल ही में नया एक मंत्रालय बनाया गया है, सहकारिता मंत्रालय, जिसके मंत्री है अमित शाह जी। और यह सहकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है अभय कुमार सिंह को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था अभय कुमार सिंह। लगभग सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही जिक्र किया है। इनमें से कुछ फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा तो वो है अजित गुप्ता, लेटेस्ट न्यूज नामक कोई फ्रेंड है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी हमारे चैनल में स्वागत। भावना तड़वी जी, आपका आंसर बिल्कुल सही है। किंजल प्रजापति, वीरभद्र परमार और सुनीता बेन पटेल, इन सभी दोस्तों ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है अभय कुमार सिंह। हमारे और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड है वो है वसावा अरुणा, रविंद्र भानवर, मिस्टर देक्की सुगी नामक फ्रेंड है, आपका आंसर बिल्कुल सही है। जयराज राठवा, अनीता वच्छेता और शहजाद जुनेजा, उदय निर्मल, इन सभी दोस्तों ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है। तो काजी यूनुस भाई, हमारे सबसे पुराने सब्सक्राइबर फ्रेंड, आपका आंसर बिल्कुल सही। वसावा दिव्येश और दामा छगन,
अभय कुमार सिंह, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। और आज की वीडियो का क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। झवेरचंद मेघाणी जी को राष्ट्रपिता गांधी जी ने क्या कहकर सम्मान दिया था? झवेरचंद मेघाणी जी को राष्ट्रपिता गांधी जी ने क्या कहकर सम्मान दिया था? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। सही ऑप्शन चुन लिया है तो आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। और मेरे गुजरात वालों, झवेरचंद मेघाणी के बारे में मुझे बताओ कि मेघाणी महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया जाता है? आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।